नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। मैं आ गया हूँ आपकी ज्योग्राफी वाली क्लास लेकर के और हम पढ़ रहे हैं इस समय 10th की एनसीईआरटी और आज हमारा चैप्टर है कृषि, 4th चैप्टर है ये। तो चलिए हम चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पर कि क्या है आज के हमारे टॉपिक में एग्रीकल्चर में। ठीक, तो सबसे पहले भैया देखिए यहाँ पर है कि कृषि की दृष्टि से भारत ना एक महत्वपूर्ण देश है। ठीक, इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। ठीक, तो सिंपल बात है भैया कि कृषि की दृष्टि से भारत बहुत इम्पोर्टेंट देश है, महत्वपूर्ण देश है और इसकी 2/3 जनसंख्या किस पे लगी है? कृषि पे लगी है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कृषि क्या है भैया? ये प्राथमिक क्रिया वगैरह के बारे में पिछली क्लासों में बात हो चुकी है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर बात हो रही है कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। ठीक, तो प्राथमिक क्रिया से क्या होता है भैया कि कृषि जो है इससे अधिकांश खाद्यान्न प्राप्त होता है। ठीक, खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है ना। तो कृषि क्या है भैया? दो बात है कि पहली बात तो ये कि कृषि से हमें खाद्यान्न की आपूर्ति होती है ना। जो खाद्यान्न है, गेहूँ, चावल है ना, दाल, इन सब की आपूर्ति होती है। और इसके अलावा हम इससे ऐसे कच्चे माल भी पैदा करते हैं ना जो कि उद्योगों के लिए ज़रूरी होता है ना, जैसे चाय है, कॉफ़ी है ना, मसाले हैं। ठीक, इन सब का उत्पादन भी करते हैं। ठीक, और इसका निर्यात किया जाता है। ठीक, आगे देखिए कृषि के प्रकार है ना। कृषि के कितने प्रकार होते हैं, क्या होता है, वो उस पर हम बात करने जा रहे हैं। इधर देख लीजिए भैया। ठीक, कि कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है, पहले समझ लीजिए ना। कृषि सबसे पहले से ही लोग करते आ रहे हैं। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल से ही कृषि के साक्ष्य मिलने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है भैया कि जो कृषि है, कृषि भैया प्राचीन आर्थिक क्रिया है। ठीक, पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है ना। जैसे पिछले प्राचीन काल में जिस प्रकार से खेती होती थी, अब क्या है प्रेजेंट टाइम में, अब खेती करने में बहुत ज़्यादा परिवर्तन चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जैसे अब देख लीजिए कि एक तो भौतिक पर्यावरण में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। अब दूसरा टेक्नोलॉजी में ना, पहले लकड़ी के हल होते थे ना, बैल और इन सब चीज़ों से जुताई होती थी। अब ट्रैक्टर आ गया, बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनकी वजह से खेती आसानी से लोग कर रहे हैं। सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार आजकल खेतियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया इन सब चीज़ के। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। ठीक ठीक, तो क्या है कि जीवन निर्वाह से लेकर खेती का वाणिज्यीकरण तक हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कि भैया वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र पाए जाते हैं ना। अब देखिए भारत में कौन कौन से कृषि तंत्र पाए जा रहे हैं, उस पर चर्चा होने जा रही। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए भैया कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ठीक, प्रारंभिक जीविका या निर्वाह कृषि, यहाँ देखिए ना, निर्वाह कृषि क्या होता है समझ लीजिए। अच्छा, इन सब के बारे में ना पिछली क्लासों में बात हो चुकी है ना। आप 8th की ज्योग्राफी देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो यहाँ भी है ये सब चीज़ें। तो आगे देखिए निर्वाह कृषि में कि इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है ना, पूरे भारत में नहीं, कुछ जगहों पर ये की जा रही है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों ना, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ बातें कि क्या क्या ध्यान रखा गया है कि जो ये कृषि है ना, निर्वाह कृषि, यह भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, ठीक, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है ना। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मशीनरी, ट्रैक्टर, इन सब चीज़ों से खेती नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा।
पुराने तरीके से ये खेती की जा रही है, ठीक, श्रम लिया जा रहा है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय पारिस्थितिकी उपयुक्तता पर निर्भर करती। मतलब ये ज़्यादातर ना बारिश पर डिपेंड होती है ये खेती ना, बारिश पर, वहाँ के जो पर्यावरणीय स्थिति है उसके अनुसार ही वहाँ पर खेती होती है ना। यहाँ पर बड़ी सिंचाई वगैरह वो बहुत ऐसे क्या कहते हैं मशीनें, ट्यूबवेल या ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं होती है, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए कि भैया यह कर्तन दहन प्रणाली है ना, स्लैश एंड बर्न कृषि है, याद रखिएगा ना, कर्तन दहन कृषि, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। 8th की ज्योग्राफी में पहले भी बात हो चुकी है, तो ये समझ लीजिएगा। कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि है ना। अब देखिए, किसान जमीन के टुकड़े साफ करता है पहले, ठीक, उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व खाद्य फसलें उगाता है, ठीक। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को टुकड़े में से स्थानांतरित हो जाता है, ठीक। मतलब अब क्या हो गया कि सबसे पहले क्या किया जाता है कर्तन दहन प्रणाली में, जो ज़मीन होगी ना, ज़मीन के टुकड़े को साफ करेंगे, ठीक। उसको साफ करने के बाद क्या करेंगे कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य की फसलें उगाएंगे, ठीक। जो ज़मीन का टुकड़ा होगा जिसमें पेड़ पौधे हैं उसको काट के साफ किया जाएगा, फिर वहाँ पर खेती की जाएगी, ठीक। जब वहाँ की मृदा की उर्वरता कम हो जाएगी ना, तो क्या किसान क्या करेगा, उस ज़मीन को छोड़ करके वहाँ से चला जाएगा और क्या करेगा फिर कि कृषि के लिए कोई दूसरी भूमि का टुकड़ा साफ करेगा, ठीक। पहले खेती करेगा, जब उसकी उर्वरता कम हो जाएगी तो किसी दूसरे टुकड़े को साफ करके उस पर खेती करेगा, ठीक। अब देखिए, कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है ना। देखिए, प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति तो बढ़ती है, क्योंकि अब देखिए जो ज़मीन साफ किया गया है ना, साफ करके उसे छोड़ दिए गए हैं कुछ कुछ दिन खेती करके, फिर दूसरी जगह चले गए, तो जो छोड़े हैं ना एरिया, ठीक, जो एरिया छोड़ दिया है उसमें अब क्या है कि मिट्टी को फिर से उर्वर होने का टाइम मिल जाता है तो इसलिए मिट्टी की उर्वरता तो बढ़ जाती है। क्योंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग तो करते नहीं हैं इसमें, तो इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि कृषि की उर्वरता शक्ति भले बढ़ जाती हो, लेकिन क्या है कि फिर छोड़ देते हैं ना, उसको छोड़ दिया, छोड़ करके चले गए कहीं और, ज़मीन को टुकड़े को साफ़ किया, फिर वहाँ पर खेती करना शुरू कर दिए। और दूसरी बात यह है कि न तो उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, न तो आधुनिक कोई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, किसी प्रकार में जो उत्पादकता है वो कम हो रही है, ठीक। देश के विभिन्न भागों में इस कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि देखिए, जो इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। क्या, कौन सी भैया, देखिए, कर्तन दहन जो कृषि होती है ना, कर्तन दहन कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक। कर्तन दहन कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहते हैं ना। और देखिए, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप में इसे दीपा कहा जाता है। झूम कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे, ठीक, के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में भी यह प्रारंभिक कृषि की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, ठीक। भारत में यह अन्य नामों से जानी जाती है। मध्य प्रदेश में ये बेबर या दहिया के नाम से जानी जाती है। आंध्र प्रदेश में पोंडू अथवा पेंडा के नाम से जानी जाती है। ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या बरीगा के नाम से जानी जाती है, ठीक। पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, ठीक। हिमालय क्षेत्र में खेल
झारखंड में कोरुआ या झारखंड में कोरुआ, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा। ठीक, तो झारखंड में कोरुआ और उत्तर नॉर्थ ईस्ट में झूम के नाम से जानी जाती है। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये ना। चलिए देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से झूम खेती होती है। देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़मीन के एक टुकड़े को जला दिया जा रहा है, ये जला दिया जाए, जब इसकी उर्वरता खत्म हो जाएगी तो फिर दूसरी ज़मीन को साफ करेंगे, फिर वहाँ पर खेती करेंगे। ठीक, इस तरीके से होती खेती। ठीक, ये ऐसे स्टोरी है, उसमें बताया गया है। अब देखिए गहन निर्वाह कृषि क्या होती है। देखिए गहन निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है ना। जहां जनसंख्या ज़्यादा है ना, वहां पर इस प्रकार की कृषि की जा रही है। ठीक, यह श्रम गहन खेती है। मतलब क्या है कि यहाँ पर पहली बात तो यह है कि बड़े आधुनिक हथियार और इन सब चीज़ों से, औजारों से खेती किसानी की जाती है। दूसरी बात यह क्या है कि यहाँ पर उर्वरक और ये सिंचाई वगैरह की बहुत ज़्यादा व्यवस्था होती है। ठीक, तो जहाँ पर अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस तरीके की कृषि को क्या कहते हैं, गहन निर्वाह कृषि कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर है कि भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे, और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। ठीक, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। तो अब आगे देख लीजिए वाणिज्यिक कृषि है भैया, कि वाणिज्यिक कृषि क्या है। ठीक, देखिए इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों, जैसे अधिक पैदावार होने वाले बीजों, ठीक, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करते हैं। ठीक, तो वो होती है क्या, वाणिज्यिक कृषि। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है ना, एक ही तरीके से नहीं है। भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण जो है ना, वो अलग अलग प्रदेशों में इसका लेवल अलग अलग है। जैसे देखिए हरियाणा में क्या है और पंजाब में चावल वाणिज्यिक फसल है ना, लेकिन उड़ीसा में अगर देखेंगे तो यह एक जीविका फसल है। ठीक, मतलब कि हरियाणा पंजाब में चावल का इतना उत्पादन करते हैं बेचने के लिए, लेकिन उड़ीसा वगैरह में देखेंगे तो बस इतना ही हो जाता है कि लोग बस पैदा कर लें, खा लें, ठीक, अपने लिए। तो वही है कि एक जगह वही फसल वाणिज्यिक है, तो एक जगह बस जीवन निर्वाह का काम चल रहा है उसी से। ठीक, अब देखिए रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है, याद रखिएगा। ठीक, रोपण में क्या होता है भैया, इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में, ठीक, एकल फसल बोई जाती है ना, बहुत बड़ा एरिया होगा उसमें एक ही फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक इंटरफेस है ना, अंतरा पृष्ठ है होता है। ठीक, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है और अत्यधिक पूंजी और श्रम की सहायता की जाती है ना। मतलब क्या है कि जो रोपण कृषि होती है ना, एक तो बहुत बड़े एरिया में लगाई जाती है, बहुत बड़े एरिया में उसका उत्पादन होगा, और दूसरी बात क्या कि उसमें बहुत ज़्यादा पूंजी की भी ज़रूरत पड़ेगी और उसमें बहुत ज़्यादा श्रमिकों की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, याद रखिएगा। जो रोपण कृषि होती है, रोपण कृषि का जो उत्पाद होता है वो एग्रीकल्चर, वो इंडस्ट्री वगैरह में कच्चे माल के रूप में उसका प्रयोग होता है, याद रखिएगा। जैसे देख लीजिए भारत में चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, गन्ना है, केला है, ये क्या है, ये सब रोपण फसलें हैं, याद रखिएगा। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये सब रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, इसीलिए इसके विकास में परिवहन
और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक, मतलब रोपण कृषि में ये चीज़ होना चाहिए कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए, तभी तो उसे उद्योगों तक पहुंचा पाएंगे। अब देखिए अगला है शस्य प्रारूप क्या होता है। ठीक, कृषि का प्रारूप क्या है, अब ये भी देखेंगे कि भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ठीक, पहले ही आपने इसके बारे में पढ़ रखा है, भारत की डाइवर्सिटी के बारे में, भारत के कल्चर के बारे में। ठीक, अब देखिए ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। ठीक, इसीलिए देश में बोई जाने वाली जो फसलें हैं ना, बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। देखिए भारत में ना 3 शस्य ऋतुएं होती हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक, याद रखिएगा कि भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। कौन कौन सी, देखिए रबी की, खरीफ की, जायद की। ठीक, मोटी मोटी बात बस ऐसे जान लीजिए कि भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। ठीक, कौन कौन सी फसलें हैं इसमें, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों मुख्य रबी फसलें हैं, याद रखना पड़ेगा इसे। ठीक, यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे देखिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। ठीक, आगे देखिए भैया शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। ठीक, रबी की फसल शीत ऋतु में। ठीक, अब देखिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपर्युक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक रही है। याद रखिएगा हरित क्रांति कहाँ कहाँ थी, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति लाई गई थी। ठीक, जिसमें खाद्यान्न जो उत्पादन था बहुत ज़्यादा हुआ था, खासतौर से गेहूँ, चावल। ठीक, आगे देखिए अब यहाँ है खरीफ की फसलें। देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है ना, मानसून का जब आगमन होता है उसके साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ठीक, इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में कौन से, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर मतलब अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब खरीफ की फसलें हैं, याद रखिएगा। ठीक, सारी खरीफ की फसलें हैं। आगे देखिए चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, ठीक, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। ठीक, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। ठीक, अब देखिए असम में, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। अब याद रखिएगा ये बहुत ज़रूरी बात है कि असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में धान की 3 फसलें कौन कौन सी, आस, अमन, बोरो बोई जाती है। ठीक, आस, अमन, बोरो ये चावल की फसलें हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। ठीक, ये भी याद रखना है कि रबी और खरीफ फसल ऋतु के बीच में ग्रीष्म ऋतु होती है जब, तो उसमें बोई जाती है फसल कौन सी, जायद। ठीक है, जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे फसलों की खेती की जाती है। ठीक, अब देखिए यहाँ ध्यान रखिए गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है, तो याद रखिए गन्ना जो है वार्षिक फसल है। अब देखिए मुख्य फसलों के बारे में पढ़ लेते हैं ना, कुछ मुख्य फसलें हैं। जैसे देखिए मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण, ठीक, देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। देखिए ना, जैसे अगर ये है ना कि
पूरे भारत में एक ही प्रकार की खेती या एक ही खेती नहीं होती है ना, अलग अलग जगहों पे ना अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। जैसे अभी हमने बताया ना, इसका कारण क्या है, मिट्टी में, जलवायु में और कृषि पद्धति में बहुत अंतर है। इसकी वजह से क्या होता है ना कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप की खाद्यान्न और अखाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। ठीक, जैसे भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें तो कौन सी है, चावल है, गेहूँ है, मोटा अनाज, दाल, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट है। ठीक, भारत में ये सब खाद्यान्न उगाए जाते हैं। ठीक, देखिए चावल के बारे में कि चावल जो है ना, भारत के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल ही है और भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल यही है भी है ना, चावल पहला। ठीक, भारत देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक देश है ना, ये भी याद रखिएगा। ये मैप आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं ये कि प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, किस चीज़ का, चावल का। ठीक, ये दिख रहे हैं ना, ये चावल का वितरण मतलब चावल कहाँ कहाँ होता है। सिंपल बात है, अगर इस मैप को देखें तो ये देखिए सबसे ज़्यादा जो चावल का एरिया है ना, वो इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा चावल हो रहा है। देख रहे हैं, ये जो पूरा बेल्ट है, इसी पूरे बेल्ट में चावल की खेती हो रही है। ठीक है ना, एक सेकंड एक साथ दिखाते हैं, पूरा नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये जो चावल की खेती है वो इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये इस बेल्ट में देख रहे हैं, बस इस बेल्ट में ही सबसे ज़्यादा चावल होता है और इधर ना बहुत थोड़े मात्रा में चावल हो रहा है। इस बेल्ट में बहुत थोड़े मात्रा में चावल हो रहा है। चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल या इस पूर्वी भारत में होता है सबसे ज़्यादा चावल। वो इधर बहुत कम एरिया है जहाँ पर चावल होता है, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं होता, होता है बस थोड़ा मात्रा में। अब यहाँ देख लेते हैं, इधर देख रहे हैं, ये धान की फसल है, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। चलिए, ऐसे उगाई जाती है भैया धान। ठीक, तो भैया चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और देख लीजिए, यह एक खरीफ की फसल है। ठीक, याद रखिए चावल क्या है, एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए तापमान कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होना चाहिए और अधिक आर्द्रता यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक बरसात भी होनी चाहिए। ठीक, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है, ये भी याद रखिए, जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ पर सिंचाई की जाती है। ये देखिए धान। आगे देखिए चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, ठीक, कहाँ पर, जैसे भारत का, जैसे ये भारत का एरिया है ना, एक ये वाला जैसे भारत का एरिया है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा चावल ना ये इसी उत्तरी मैदान में ही होता है ये। ठीक, उत्तर में और कहाँ पर, उत्तर पूर्वी मैदान। अभी हमने देखा ना, ये मैप देख लीजिए, ये देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा चावल कहाँ है, इस बेल्ट में होता है चावल और सबसे ज़्यादा इस बेल्ट में, उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे अधिक चावल होता है। वही बात यहाँ पर की जा रही। ठीक, और कहाँ पर, डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना अब क्या हो गया है, संभव हो गया है। ठीक, अब देखिए गेहूँ आ गया यहाँ पे। तो गेहूँ भैया, गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहले नंबर पर कौन से है, चावल है, दूसरे नंबर पर कौन सी है, गेहूँ है, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे कि जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी, देखिए चावल जो है ना, यहाँ समझ लीजिए फिर से, जैसे यहाँ पर ऐसे बता देते हैं आपको, ऐसे समझिए कि जो चावल वाला एरिया है ना, ऐसे देख लीजिए, ठीक, ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे। ठीक, इधर से आता है बांग्लादेश वाला एरिया हो गया।
तो अब यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर इधर देखेंगे सबसे ज़्यादा जो चावल वाला एरिया है ना, वो इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा चावल होता है ना, इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा चावल हो रहा है, अभी आपने मैप में देखा है। ठीक, तो उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे ज़्यादा चावल होता है, लेकिन गेहूं वाली फसल ना पश्चिम में है, इधर इधर सबसे ज़्यादा गेहूं होता है, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इस बेल्ट में ना गेहूं का एरिया ज़्यादा है। ठीक, इस बेल्ट में चावल ज़्यादा है, ठीक, और इस बेल्ट में गेहूं ज़्यादा होता है। ठीक, ये याद रखिएगा, वही बात यहाँ पर की जा रही है गेहूं की। ठीक, ये यहाँ पे देख रहे हैं क्या बात हो रही थी, इस तरीके से बात हो रही है। यहाँ पे क्या बात हो रही है भैया कि गेहूं तो एक तो महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है दूसरे नंबर की, दूसरी बात यहाँ पर कि उत्तर में और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। देखिए, रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु, ठीक, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए, उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। ठीक, पहली बार रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है ना, मतलब ठंडी में बोई जाती है, लेकिन जब काटने को होता है तो उस समय धूप निकली होनी चाहिए। ठीक, धूप की आवश्यकता होती है। उगाने के लिए सामान्य रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होगी। ठीक, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, इधर यहाँ पर है भैया कि गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश गेहूं उत्पादन के लिए अच्छा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख राज्य। ठीक, अब देखिए मोटे अनाज मिलेट्स। ठीक, मिलेट्स को ना भारत सरकार ने श्री अन्न कहना शुरू कर दिया। ठीक, तो याद रखिएगा श्री अन्न। तो देखिए मिलेट्स जो है भैया, इसमें क्या क्या आता है, ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। ठीक, यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इसमें क्या होता है, पोषक तत्व की मात्रा अत्यधिक होती है। ठीक, जैसे देखिए उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, लोहा। ठीक, पर्याप्त मात्रा में आयरन मिलता है रागी से, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी मिलती है। ठीक, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। याद रखिए, सबसे नंबर 1 पर चावल मुख्य खाद्यान्न फसलों में, दूसरे नंबर पर गेहूं, तीसरे नंबर पर ज्वार। ठीक, याद रखिएगा, यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। ठीक, अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। किसके लिए, ज्वार के लिए। ठीक, या मोटे अनाजों के लिए। अब देखिए इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पे बाजरा भैया यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। ठीक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक है ना। अब देखिए रागी शुष्क प्रदेश की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है ना रागी। देखिए रागी के उत्पादक राज्य कौन कौन से, कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, झारखंड, अरुणाचल प्रदेशों में क्या होता है, रागी उगाई जाती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मक्का, यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक, और कैसी फसल है भैया, खरीफ की फसल है ना मक्का, ये भी याद रखिएगा। ठीक, अब इधर देखिए ये आपका कुछ एरिया दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। ये किस चीज़ का है भैया, गेहूं का वितरण है, गेहूं का। अभी हमने दिखाया ही था आपको सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ हो रहा है, सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ हो रहा है, इस बेल्ट में हो रहा है ना गेहूं सबसे ज़्यादा। ठीक ना, तो गेहूं का वितरण एरिया है, आप मैप में इसे देख सकते हैं। ठीक, ये पूरा मैप है, इस मैप से आप देख सकते हैं गेहूं का वितरण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, प्रमुख क्षेत्र ये सब। तो ये हो गया भैया आपका ठीक गेहूं का। अभी हमने क्या बताया था यहाँ पे, मक्के के बारे में ना। तो मक्का क्या है कि ये खरीफ की फसल है, याद रखिएगा, और खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में ये उगाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, आगे यहाँ पर देख लीजिए, ये
ये यहाँ पर क्या है कि वो जो मक्का है ना 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान इसको चाहिए, ठीक। और उगे कहाँ, पुरानी जो जलोढ़ होती है जिसे बांगर कहते हैं ना, बांगर, पुरानी जलोढ़ जो होती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है, ठीक। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का जो है वो रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है, जबकि आपको पता है कि मक्का जो है ना वो खरीफ की फसल है, लेकिन बिहार वगैरह में ना उसे रबी की फसल के रूप में भी उगाया जाता है, ठीक। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार होने वाले बीजों, उर्वरकों, सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है ना। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक, मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। देख रहे हैं ये है मक्का कैसे लोग उगा रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये मक्का रखा हुआ है, औरतें काट रही हैं इसको, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखिए भैया, दालें हैं, तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है, ठीक, याद रखिएगा। ये सब लेटेस्ट डाटा है, दरअसल ये एनसीईआरटी के देखिए यहाँ पर ना मैं आपको दिखा दूँ, ये एकदम एकदम रीप्रिंट कब है, 2024-25 का है, एकदम लेटेस्ट है बुक, मतलब इससे नई बुक मार्केट में नहीं है, ठीक, एकदम अपडेट बुक है, 2024-25 की बुक है, एकदम लेटेस्ट, ठीक ना। इसमें जो दिया है अभी लेटेस्ट की बातें हो रही हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखिए जो दालें हैं ना, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है, ठीक। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। अब देखिए अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं, ठीक। अब देखिए एक चीज़ और भी है यहाँ पर कि दालों को, ये देखिए दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जाता है, ठीक। ये चीज़ याद रखना। अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें जो हैं वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं, ये याद रखिएगा। अरहर केवल ऐसा नहीं कर रही, बाकी सब क्या कर रही हैं कि वायुमंडल की नाइट्रोजन लेकर के भूमि की उर्वरता बनाए रख रही हैं, ठीक। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन यानी रोटेटिंग में बोया जाता है, ठीक। भारत में मध्य प्रदेश, ठीक, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, ठीक। आगे भैया चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, गन्ना, ठीक। गन्ना क्या भैया, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, पहली बात, ठीक। और यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उगाया जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर तिलहन, 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक देश था, ठीक। सन 2018 में तोरिया के उत्पादन में भारत विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था, ठीक। ये गन्ने की कृषि है, ये भी चीज़ देख लेंगे, अभी अच्छा ये बचा हुआ था यार, सॉरी, ठीक। अब देखिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए, किसके, गन्ना की फसल के लिए, है ना, याद रखिए गन्ने की फसल के लिए। अब यहाँ देखिए कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो भैया एक चीज़ याद रखिए कि ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीनी, गुड़, खंडसारी और शीरा बनाने में यह काम आता है। कहाँ, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, ठीक। अभी तिलहन के बारे में हमने बता ही दिया कि तिलहन 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक देश था। 2018 में तोरिया के उत्पादन भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था, ठीक। अब यहाँ देखिए देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं, याद रखना। मूंगफली है, सरसों है, नारियल है, तिल है, सोयाबीन है, अरंडी है, बिनौला है, अलसी है, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहनी फसलें हैं, ठीक, याद रखना पड़ेगा। इनमें से अधिकतर खाद्य है और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार सामान, उपटन प्रयोग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए भाई पहली बात तो ये ना कि जो एनसीईआरटी है ना, पहले समझ लीजिए
जो NCERT है ना, इसका बहुत इम्पोर्टेंट, आप समझ लीजिए। अगर आप इसको ठीक से पढ़ रहे हैं ना, इसको आप लाइन बाय लाइन ही पढ़ सकते हैं। मतलब आप इसके हर एक लाइन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि UPSC ना सीधे सीधे क्वेश्चन आपको यहाँ से ना दिखे ना तब बताना, ठीक, यही चीज़ है। तो इसलिए NCERT को ना आपको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही है ना जो आपका फाउंडेशन मजबूत करेगी। आगे जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे हम लोग ना, तो आपको बहुत चीज़ें ऐसा होगा कि नहीं समझ में आएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको कि NCERT ना आपको ठीक से करना पड़ेगा। लाइन बाय लाइन कर रहा हूँ, हर एक चीज़ समझा रहा हूँ। तो भैया आप लोग लाइक शेयर ज़रूर किया करिए, है ना। एक बार क्या होता है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है ना। तो चलिए भैया, मूंगफली खरीफ की फसल है पहली बात तो, तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुछ उत्पादन का आधा भाग ना इसी फसल से प्राप्त किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये मूंगफली उगाई जा रही है, सूरजमुखी है, सरसों का है, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे ये भैया गुजरात में ना, गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, तमिलनाडु मूंगफली के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, ठीक। याद रखिए, अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। ये चीज़ और याद रखिए, मतलब मैंने पहले ही बता दिया ना भाई कि देखो जो ये किताब है ना, ये किताब क्या है, एकदम नई किताब है, समझ लीजिए 24-25 का है ना, लेटेस्ट। इससे ज़्यादा लेटेस्ट भाई मार्केट में कुछ नहीं है, ठीक। चलिए अब यहाँ से देखते हैं आगे। ये हमने बता दिया आपको, ठीक। तो ये देखिए जो आंकड़े भी हम दे रहे हैं यहाँ पर NCERT में जो है वही आंकड़े। असली देखिए, असली और सरसों, एक सेकंड रुकिए। तो अभी हमने क्या बता दिया आपको भैया, जो मूंगफली है ना, ये मूंगफली इसका प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गया, ये आंकड़े जो हैं वो 19-20 के हैं, ये ध्यान रखिएगा। और लेटेस्ट बुक है, अभी हमने इसके बारे में बता दिया। देखिए, अलसी और सरसों रबी की फसलें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या यहाँ पर अलसी और सरसों क्या है, रबी की फसलें हैं, ठीक। अलसी सरसों। अब देखिए, तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है, ठीक। कि तिल जो है ना, तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, ठीक। अरंडी खरीफ रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है, ठीक। याद रखिएगा। कौन, ये भी बता दिया अभी आपको कि अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसलों में ऋतुओं में बोया जाता है। तो अरंडी कैसा है, तो अरंडी जो है ना, ये रबी की भी फसल है, सॉरी खरीफ की भी फसल है और रबी की भी फसल है, ठीक। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये चाय, चाय की खेती ना रोपण कृषि का सबसे अच्छा उदाहरण है चाय, ठीक। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है, ठीक। इसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं, ठीक। चाय का पौधा समझ लीजिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय वाला है, जलवायु का है ना, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी है ना, और सुगम जल निकास वाली ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है ना। चाय जो होती है ढलवा क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ठ नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक। अब देखिए, वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं, ठीक। चाय एक श्रम सघन उद्योग है, इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए, ठीक। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं, ठीक। चाय में मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम है, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ा जिला है, ठीक। पहाड़ियों के तमिलनाडु और केरल में है ना।
इन जगहों पर चाय उगाया जाता है भैया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, इन सब राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद न दूसरा बड़ा चाय उत्पादक राज्य रहा है, याद रखिएगा। ये सब आंकड़े हैं 2020 के। ठीक, यहाँ देख लीजिए कॉफ़ी है। कॉफ़ी के बारे में पीछे 8th क्लास में बात भी हुई थी। देखिए, भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। ठीक, हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। ठीक, ये याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन सी किस्म की? अरेबिका। अरेबिका कहाँ से लाई गई थी? और यमन से लाई गई थी। ठीक, इस किस्म की काफ़ी विश्व भर में अधिक मांग है। विश्व भर में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। ठीक, इसकी कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई थी, और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की जा रही है। अब देखिए, यहाँ है बागवानी फसलें भैया, कि सन 2018 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। ठीक, भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन करता है। ठीक, अब देखिए, भारतीय फलों में जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आम। ठीक, नागपुर, चेरापूंजी यानी मेघालय के संतरे। ठीक, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश, बिहार के लीची। ठीक, याद रखिएगा ये सब चीज़ें। मेघालय के अनानास। ठीक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर। ठीक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व में बहुत डिमांड है इन लोगों की। ठीक, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे भैया? देखिए, ये अखरोट उगाया जा रहा है, ये सेब है, ये अनार है। ठीक, और देख लीजिए यहाँ पे भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। अब यहाँ पर आपका आ गया अखाद्य फसलें। ठीक, अभी तक हमने क्या देखा? खाद्य फसलें, पेय पदार्थ, वो सब चीज़ें हमने अभी देख लिया। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं क्या? अखाद्य फसलें। ठीक, तो अखाद्य फसलों में देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है रबड़ का है। ठीक, तो रबड़ देख लीजिए यहाँ पे। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण प्रदेश क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। ठीक, इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए रबड़ उगाने के लिए। ठीक, और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होगी। ठीक, अब देखिए, रबड़ एक महत्वपूर्ण क्या है? कच्चा माल है, जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। आगे देखिए भैया, रेशेदार फसलें हैं। कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। भारत में 4 प्रमुख रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं? कपास है, जूट है, सन है और प्राकृतिक रेशम है। ठीक, इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती। कौन कौन सी? कपास, जूट और सन क्या होता है भैया? मिट्टी में उगता है। ठीक, लेकिन जो चौथा रेशम है ना, ये रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। ठीक, याद रखिए, रेशम के कीड़े से इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए ये हो गया। अब देखिए, जो मलबरी पेड़, याद रखिएगा, रेशम के कीड़े जो हैं वो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। ठीक, याद रखिएगा, मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर ये रेशम कीट पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े का पालन रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर, याद रखिएगा, क्या? सेरीकल्चर कहलाता है रेशम उत्पादन। ठीक, अब देखिए आगे यहाँ पर दिया है कपास। तो भैया, भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास का मुख्य कच्चा माल है, सूती वस्त्र उद्योग में। ठीक, अब देखिए, कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। ठीक, ये 2017 का आंकड़ा है,
ये ध्यान रखना पड़ेगा। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये याद रखना है, काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक, इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, ठीक, या सिंचाई और 210 पाला रहित दिन, ये भी याद रखिएगा, 210 पाला रहित दिन, ठीक, और क्या भैया, खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है, कपास, याद रखना खरीफ की फसल है। और ये देख रहे हैं कपास का ये, और क्या है भैया, ये देखिए, और यह पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ठीक, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आगे देखिए, जूट, तो यह जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है ना। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। ठीक, याद रखिएगा, जहाँ हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। ठीक है ना। ये कहाँ तक जमा होता है भैया, अब ये देखिए, जहाँ बाढ़ का मैदान होता है ना, वहाँ पर ये जूट सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक, इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक, अब देखिए, इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। ठीक, याद रखिए। अब देखिए, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, ठीक, कैसे हुआ, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होने लगा। पहली बात तो समझिए कि जैसा कि पहले बता चुके हैं कि भारत में कृषि 1000 वर्षों से हो रही है ना, लेकिन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन परिवर्तन के अभाव में लगातार, ठीक, भूमि संसाधन के प्रयोग में कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक, तथा इसकी गति मंद हो जाती है ना। बहुत पहले से हो रहा है भारत में, प्राचीन काल से ही कृषि वगैरह हो रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी, संस्थागत परिवर्तन का अभाव के कारण क्या हो रहा है कि लगातार जो भूमि संसाधन का प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक, तथा इसकी गति भी मंद हो जा रही। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून और कृषि, है ना, मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ठीक, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण चुनौती। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करती है ये कृषि, लेकिन इसके बाद भी भाई साहब स्थिति खराब है। समझ रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ देख लीजिए भैया, गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है इसके लिए। ठीक, क्या भैया, स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता और जमींदारी समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है ना। लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य रहा, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही है। ठीक, जिसकी चकबंदी करना बहुत ज़रूरी हो गया था। तब इसके लिए भूमि सुधार के कानून तो बने, लेकिन उनके लागू करने में ढीली बरती गई। ठीक, 1960 में, समझिए 1960-70 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। जैसे अब देखिए, पैकेज टेक्नोलॉजी, ये पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति, ठीक, श्वेत क्रांति ना, ऑपरेशन फ्लड कहते हैं श्वेत क्रांति को, जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियाँ आरंभ की गई थी। ठीक, लेकिन क्या हुआ भैया कि विकास कुछ क्षेत्रों तक ही गया, ऐसा नहीं। ये जब सरकार जो प्रयास कर रही थी ना, इसका जो प्रभाव रहा है वो कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। भारत के हर एक क्षेत्रों में ना इसका पूरा प्रभाव रहा नहीं। ठीक, 1980 और 1990 के दशकों में व्यापक कृषि विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे। ठीक ना, ये 1990, 80-90 में किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। ठीक, यहाँ देखिए कि इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां, बैंकों की, ये सब की स्थापना की गई थी।
किसानों को ऋण देने के लिए, है ना। लेकिन बात क्या हुई ना, किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया, ठीक। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी लागू की, ठीक है ना। ये सब मशीनें हैं ना, ये सब मशीनें भी प्रोवाइड कराई जाती थी। लेकिन देखिए और समझिए, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, ठीक। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए ना ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम सहायता मूल्य, ठीक, MSP जिसे कहते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक FRP जो होता है ना गन्ने के लिए, ठीक, लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है इसके लिए, ठीक। MSP वगैरह जारी करती है। लेकिन होता क्या है ना कि अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है इसमें, ठीक। तो एक चीज़ ये देख लीजिए भैया, भूमि दान के बारे में ना, इसकी एक छोटी सी स्टोरी है कि भैया महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, ठीक। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। याद रखिए, उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में गहरी आस्था थी, ठीक। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने पूरे देश की पद यात्रा की थी, ठीक। एक बार जब भी आंध्र प्रदेश के एक गांव कहाँ गए थे, पोचमपल्ली, याद रखिएगा, ठीक। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए भूमि की मांग कर ली। मतलब जब वहाँ पहुँचे आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में, तो वहाँ गांव के कुछ लोगों ने कहा कि भैया हमको जीवन यापन करने के लिए कुछ भूमि के टुकड़े दे दो, तो ठीक। तो विनोबा भावे ने कहा कि भैया अब तुरंत वादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया इस बात का कि चलो ठीक है, वो आप करेंगे ऐसा, लेकिन यदि अगर आप सहकारी खेती करें, सहकारी खेती ना क्या करें, अगर आप सहकारी खेती करें तो भारत सरकार से इसके लिए ज़मीन देने के लिए बात करेंगे। लेकिन इसी बीच में तभी अचानक से एक आदमी खड़े हुए, उनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी, और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश कर दी, ठीक, जिसे भूमि दान के नाम से जाना गया। याद रखिए, ठीक, क्या भूमि दान या भूदान के नाम से जाना गया, ठीक। बाद में विनोबा भावे ने यात्रा की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया, ठीक। जमींदारों ने जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की, समझ रहे हैं ना। अब आगे क्या हुआ, भैया ग्राम, उसे कहा गया ग्राम दान, ठीक। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान दिया था, ठीक। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्राम दान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया जाता है। याद रखिएगा, रक्तहीन क्रांति किसको, भूदान ग्राम दान को कहते हैं, ठीक। तो भैया ये हो गया आपका कक्षा 10 यानी क्लास 10th की जो NCERT है, ठीक, NCERT का चौथा चैप्टर हमने पढ़ा कृषि के बारे में, ठीक ना। तो बहुत जल्दी हम इसका 5वां चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपका सभी को नमस्कार। भैया सब लोग सब्सक्राइब किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दिया करो, ठीक। चलो भैया नमस्कार।